चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हम बहुत कम करते हैं और करते हैं तो कुछ भ्रांतियों के साथ और कुछ फार्मूलों के साथ करते हैं। इन सबको तोड़ने के लिए, भ्रांतियों को तोड़ने के लिए और इस डिबेट को दोबारा शुरू करने के लिए एक स्वस्थ तरीके से मेरे साथ हैं आज प्रोफेसर अशोक गुलाटी। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है चलते चलते में। आप इन्फोसिस प्रोफेसर हैं इक्रियर में, यहीं हैबिटेट सेंटर में। इक्रियर जो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, बड़ा लंबा नाम है, लेकिन आपकी जो अपनी फील्ड है वो आप खेती बाड़ी के, कृषि के अर्थशास्त्री हैं। और अगर मैं कहूँ कि किसान तो हमारा भूखा नंगा है, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो आप अर्थशास्त्री क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इसलिए अर्थशास्त्री की ज़रूरत है। आप तो CII के अर्थशास्त्री बनिए। देखिए, CII जो है वो अपने आप को उठा सकती है। वहाँ काफ़ी लोग ऐसे संसाधन ला सकते हैं कि वो अपने आप को अच्छी तरह से दे कैन टेक केयर। लेकिन किसान एक ऐसा है जिसको सरकार के साथ आर्गू करने के लिए कई शरद जोशी जैसे लोग चाहिए, जो अभी चले गए, अभी देहांत हुआ उनका। आपने उनके बारे में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ लिखा है। जी, क्योंकि हमारा एसोसिएशन 80s में शुरू हुआ था, जिस समय वो ज़बरदस्त एजिटेशन कर रहे थे। अनियन फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए जाते थे, तो वो कहते जिस समय हमारा मौका है तो हमें तो आप मुनाफा लेने नहीं देते का, तो आप कहते हैं नहीं। तो हुआ ये कि हमने गरीब को बचाने के लिए किसान को भी गरीब बना दिया कि वो पैसा नहीं ले सकता क्योंकि नीचे बहुत गरीब लोग हैं। तो ये जो एक कन्फ्यूजन रहा कि जो उपभोक्ता का पेट भरने के लिए, क्योंकि वो भी गरीब है, किसान को गरीब बना दिया। लेकिन उस प्रोसेस में जो आप और मैं प्राइस दे सकते हैं आराम से, हमें भी वो सब्सिडी मिल जाती है क्योंकि प्राइसेस एकदम नीचे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। किसान हमारे से पीछे है, उसको अगर अच्छा प्राइस मिलता है कहीं भी दुनिया में तो उसको लेने दीजिए। और अगर गरीब को आपने बचाना है, गेहूं चावल मिलता रहा इतने साल, उसका क्या मतलब है? तो ये एक बेसिक फ्लॉ है कि जो आप गरीब के लिए बचाना चाहते हैं और प्राइस पॉलिसी का सहारा लेते हैं, वो गलत इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको डायरेक्ट इनकम पॉलिसी, जो जितना देना है गरीब को डायरेक्ट दे दीजिए और प्राइसेस को मार्केट से डिसाइड होने दीजिए। और इसी के लिए शरद जोशी लड़े। 40-50 साल उन्होंने अपनी स्ट्रगल की इसी चीज़ के लिए कि हमें चाहे देश से बाहर या देश के अंदर जहाँ भी अच्छा कीमत मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं हमें लेने देते? किसी चीज़ में सफल हुए वो शरद जोशी? मैं सोचता हूँ 2 मुद्दे थे उनके सबसे बड़े। एक था कि टेक्नोलॉजी हमें जो बेस्ट दुनिया में है वो हमें मिलनी चाहिए, जहाँ से भी आए। अगर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आती है बहुत अच्छी बात है, कॉरपोरेट से आती है तो भी अच्छी बात है। तो कॉटन में जब BT कॉटन आनी थी तो सरकार हाँ ना में, जैसे आजकल फंसी हुई है, BT ब्रिंजल आएगा कि नहीं आएगा, उसी सिचुएशन में था। BT मस्टर्ड है, सरसों। तो ये GMO पे बहुत डिबेट थी। और सबसे बड़ी बात तो वो जो गोल्डन राइस जिसे कहते हैं, वो है आयरन, उसके अंदर ब्लाइंडनेस बच्चों को हो रही है, वो विटामिन A, ये वो। तो वो शरद जोशी, मैं सोचता हूँ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे जिन्होंने पहला स्टैंड लिया कि हमें GMO हो लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी हो, वो हमें लेनी है। तो ही फॉट फॉर दैट एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि 2002 में जिस समय सरकार ने वो फाइनली अप्रूवल दिया। और आज देखिए कि कॉटन के केस में अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आज भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा नहीं तो सेकंड सबसे बड़ा इम्पोर्टर होता। आज हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, आयात करते हैं। आज हम दूसरे सबसे बड़े, हम निर्यात कर रहे हैं, दूसरे निर्यात कर रहे हैं। पहले कितनी हमारे यहाँ कपास बनती थी, उगती थी, और अब कितनी उगती है? देखिए 2002-03 में जो भारत सरकार का आंकड़ा है 8.6 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन था उस समय। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड 12-13 की बात करता था। आज की डेट पे 37 मिलियन बेल से हम ऊपर जा चुके हैं। 4 गुने से ऊपर बढ़ गया। दिस इज द बिगेस्ट रिवोल्यूशन, जो पिछले सबसे बड़ी क्रांति अगर खेती में पिछले 15 साल में, 10 साल में कहीं दिखी है तो वो कॉटन में आई है। और उस कॉटन में BT के कारण आई है। और उसमें एक ऐसी शख्सियत का रोल है जिसको शरद जोशी के नाम से जाना गया, जिन्होंने पुश करके और सरकार पे दबाव डाल के उस समय ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बिल्कुल की सरकार थी। बिल्कुल। और उन्होंने हिम्मत करी है
अशोक, जब हम किसान की बात करते हैं जी। तो भूखा नंगा, तो खैर मैंने एक ऊंची बात कही, मतलब ऊंची मतलब नीची बात कही, ऊंची मतलब मैंने पिच रेज करके कहा, लेकिन किसान जब कहते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही बेचारा निकलता है। तो पहली बात तो ये कि किसान तो हमारा बेचारा है एक तरीके से। पहली ये बताएं कि बेचारा क्यों है और वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसको बेचारा होने से कैसे बचाएं? देखिए, उसमें पहली चीज़, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना जनसंख्या का उस पर दबाव रहा कि जो होल्डिंग साइज़ था हमारा वो छोटा छोटा होता गया। तो 85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास जो होल्डिंग साइज़ है वो 2 हेक्टेयर से कम है, मतलब 5 एकड़ से 5 एकड़ से कम है। तो 5 एकड़ पे पूरी फैमिली का साल भर का खर्चा चल जाए, वो तभी चल सकता है अगर वो अंगूर उगाए। और वो कितने लोग उगा सकते हैं और उसके लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अंगूर के साथ 8-10 गाय भैंस भी रखे, थोड़ी पोल्ट्री भी रखे, थोड़ा शहद भी उगाए। तो प्रोडक्टिविटी लेवल सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से या दूसरी चीज़ें उगाने से वो नहीं होगा। तो इसलिए 85% जनता जो फार्मर्स हैं उनको फार्मिंग आधों को तो छोड़नी पड़ेगी और वो बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर तभी निकलेंगे जिस समय उनकी स्किल फॉर्मेशन अच्छी होगी, ताकि वो हायर प्रोडक्टिविटी जॉब्स में जा सकें। और जबकि देश में इतनी ग्रोथ भी होगी इंडस्ट्री की, उद्योग की, कि उनको नौकरियां मिल सकें। और नौकरियां मिल सकें। इस समय कम से कम 30-40% किसान, 50% किसान मैं कहूँगा इस स्थिति में हैं कि उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं और कोई रास्ता नहीं दिखता। तो वो पार्किंग लॉट ऑफ द पुअर जो आप कह रहे हैं बेचारा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, बेकार काट रहा है एक तरीके से। तो उसके लिए लैंड मार्केट्स को हमें खोलना पड़ेगा, लेकिन उसकी स्किल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी ताकि वो दूसरी जगह जाके अच्छी आय ले सके। जब तक वो काम नहीं होंगे, और इस पे फोकस उतना दिया नहीं गया। अब सरकार आई है, स्किल फॉर्मेशन की बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, वो समय बताएगा कि किस तरह से वो डेवलप होगा। अशोक, इस समय भारत की कृषि में आप कहेंगे कि कुछ आपदा है, क्राइसिस की स्थिति है? इस समय देखिए 2 तरह के क्राइसिस हैं। एक क्राइसिस था जिस समय बैक टू बैक ड्राउट आया था 65-66 में। लाले पड़ गए थे कि इस कंट्री को ये संज्ञा मिली थी कि शिप टू माउथ। मैं भी लाइन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, गेहूं के, और खबर आती थी कि बम्बई में जहाज उतरा के नहीं, लाल रंग का मैक्सिकन गेहूं आता था। वो हमने भी खाया, आपने भी हमारी माँ भी बड़ी परेशान होती थी कि उससे रोटी नहीं बनती है, बहुत हार्ड था वो। बिल्कुल। और आपको ये भी याद होगा, कुछ समय ऐसा भी आया था इवन 70s में भी, जब शादियों में ये कह दिया गया था कि कोई रोटी नहीं बनेगी, नान नहीं बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनेगी जो वीट का है। चीनी का तो आलू के 10 डिशेस बनती थी। जी हाँ। तो उस तरह का क्राइसिस तो नहीं है जो कंज्यूमर के पास उस समय था। उस समय हमें खाने के लाले थे, आज भंडार अच्छे भरे हुए हैं, ज़्यादा भरे हुए। हाँ, तो जो उपभोक्ता है उसके लिए उस तरह का क्राइसिस नहीं दिख रहा है, इसीलिए मीडिया में वो बात नहीं होती। लेकिन फार्मर जिसको बैक टू बैक ड्राउट 2 फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी इनकम कहाँ गई, वो कैसे जिएगा? तो ये सारे सिस्टम में एक अर्बन बायस है। अगर कंज्यूमर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हम तो जो गोदामों में पड़ा हुआ है उसे खा लेंगे, बल्कि सरकार के लिए भी अच्छा है, गोदाम क्या करेगा, कम से कम बेच देगी जो रख के बैठी हुई है, पर किसान रह गया। तो उसकी इनकम का कोई भी ऐसा नहीं है कि अच्छी इंश्योरेंस हो सिस्टम में कि जिस समय क्रॉप डैमेज हुई है या ड्राउट आया है तो उसको अच्छा कंपनसेशन मिल सके। इस समय जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं वो ना ही कहें तो अच्छा है, दे आर बेकार है। हाँ, वो। लेकिन अशोक, 65 साल के बाद भी हम एक किसानों के लिए बीमा ठीक से नहीं डिज़ाइन कर पाए। देखिए, आप जैसे इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। अब महारथी तो हम तो अपनी तरफ से एडवाइस दे सकते हैं। जो नीति जिसने लगानी है वो, मैं पीछे मराठवाड़ा में गया जिस समय ड्राउट पड़ा हुआ था, और मुझे ये खबर मिली कि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पीने का पानी मिल रहा है आदमियों को। तो कैटल को कब मिलेगा पानी और क्रॉप को कब मिलेगा, ये सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने वहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं जापान बुलेट ट्रेन के लिए।
अब बुलेट ट्रेन पे 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है, उसके लिए इतनी हाई प्रायोरिटी हो सकती है, तो क्यों नहीं हम पानी का इंतज़ाम पहले करें। तो ये प्रायोरिटीज़ देश में कुछ ऐसी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। आज की न्यूज़ पढ़ने में आ रही है कि 10,000 करोड़ का शायद पैकेज वो कुछ फार्मर्स के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे चीज़ बताया कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत काम कर रहे हैं मराठवाड़ा में। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैम बने हैं। अगर आप उसका लेखा जोखा पिछले 20 साल का लें, पिछले 10 साल का भी ले लें कि इतना पैसा लगा, हमने उसका हिसाब लगाया 14-15 के प्राइसेस पे 1,21,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया पिछले 10 साल में। इरिगेशन बढ़ी केवल 5.1% से। गुजरात ने उसी पीरियड में इसका आधा खर्चा किया और 70% से इरिगेशन बढ़ गई। तो वहाँ प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वहीं। इसका मतलब उन्होंने उसको ठीक तरह से खर्च किया, उसमें करप्शन और लीकेज कम हुई। अब ये गवर्नेंस के इशू है। तो जो किसान के लिए खर्चा होना था, अगर उसको पानी मिल जाता तो वो उस तरह से नहीं रोता और इस तरह से बेचारा नहीं बनता। इतनी खुदकुशियाँ नहीं होती। अब अगर कहें कि खुदकुशी के कारण, एक कारण ये है, कई और कारण भी उसी के साथ होते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पानी के ऊपर ढंग से जहाँ के लिए बनी थी वो होती तो आज महाराष्ट्र की ये स्थिति नहीं होती। दूसरा, एक और महाराष्ट्र में समस्या है, 5% एरिया है जो टोटल क्रॉप्ड एरिया का है, जो शुगर केन के अंडर है, और वो स्टेट का 60 से 70% जो इरिगेशन वाटर है वो खत्म कर देता है। तो जो सारा पानी गन्ना पी जाता जो है। 60% लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए था, वो 5% को मिल गया। तो प्रॉस्पेरिटी वो डेवलप हो राज्य के एक इलाके से पानी उठा के दूसरी तरफ लाया जाता है गन्ने के, और गन्ने में अब इतना वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गया है, मिल है, कोऑपरेटिव है, तो सारा लॉक इन है वो तो सिस्टम। राजनीति है, वहाँ की राजनीति भी उसी पे है। इस समय पिछले 10 साल की अगर स्टोरी आपने देखनी है जहाँ किसान को कुछ खुशहाली आई है, वो है मध्य प्रदेश। हालांकि वो लेवल अभी भी नीचे है, हाँ, लेकिन जहाँ पे था उससे बहुत उससे बड़ा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई क्योंकि है। मैंने सुना है कि वहाँ गेहूं और सोयाबीन सोयाबीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेटली, लेकिन गेहूं में एक रिवोल्यूशन आया है, हॉर्टिकल्चर में रिवोल्यूशन आया है, मिल्क में अच्छा प्रोग्रेस की है। और उसका रिजल्ट आप देखें, आज से 10 साल पहले वहाँ ट्रैक्टर सेल्स 20,000 ट्रैक्टर के आसपास पर साल होते थे मध्य प्रदेश। आज 80,000 ट्रैक्टर एक साल में बिकते हैं मध्य प्रदेश में। तो वहाँ कुछ हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी खेती में काफ़ी दिलचस्पी लेते तो हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने कह दी कि वहाँ के मुख्यमंत्री अगर फोकस्ड हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं तो वो अपने स्टेट के किसानों का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन सेंटर में कौन करेगा, पूरे देश का कौन करेगा? बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया जाता है कि साहब ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, हम क्या करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के नम्रता से ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में जो हरित क्रांति आई थी वो क्या कोई स्टेट लेके आया था? इस देश में दूध की क्रांति आई, वाइट रेवोल्यूशन जिसको क्या गया, वो भी स्टेट लेके नहीं आया। वो भी सेंटर की स्ट्रेटजी। दूसरी वाइट रेवोल्यूशन आई जो कॉटन की वो भी केंद्र ने शुरू करी। तो ये केंद्र जब नहीं कर पाता तो कहता है स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने कहा जिसने करना है उसने सेंटर में बैठ के करके दिखाना।